श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और लेकर हाजिर हूं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रविंद्र कुमार सिन्हा जी को, जो सीसीएल के चीफ मैनेजर रह चुके हैं, कोल इंडिया में भी काम कर चुके हैं और ये स्पीकर भी हैं। और ये सबसे बड़ी खूबी ये इनकी है कि ये हैबिचुअल फाइंडर ऑफ अल्टरनेटिव्स। कोल इंडिया में जैसे बहुत सारी मशीनें काम करती हैं, कई चीजें हो जाती हैं तो श्रोताओं तो खराब हो गई। अब उस मशीनों के लिए वेट नहीं करना है, कोई चीज कौन कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा, कैसे कोई इंजीनियर आएगा, कोई बनाने वाला मैकेनिक आएगा। ये खुद वहां के उपलब्ध संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज का प्रयोग करके और सरल और सहज भाव से मशीन को ठीक करना और काम करने का मादा रखते थे। इसके लिए इनको कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। हमारा सौभाग्य है कि आज ये आए हैं इस विषय पर बात करने के लिए कि योग हमारे लिए क्यों जरूरी है। योग जो है लाभकारी तो है ही है और हमारा जीवन इससे किस प्रकार होगा फायदेमंद, ये जानने के लिए। तो आर के सिन्हा साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। सबसे पहले आप अपना परिचय स्वतः पहले दे दें। मैं रविंद्र कुमार सिन्हा 1972 में इंजीनियरिंग कॉलेज इसी झारखंड की धरती पर बीआईटी सिंदरी में एडमिशन लिया और 1977 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं कोल इंडिया में इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया और 35 साल प्लस की सर्विस दे करके मैं रिटायर हुआ छत्तीसगढ़ से सीसीएल से। मैं सीसीएल से ही शुरू किया था और 17-18 साल इस झारखंड की भूमि पर ही मैं रहा और झारखंड के पानी में कुछ ऐसा है जो मुझे मानव जीवन को सफल करने के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। और ये प्रेरणा कहां से मिली, क्यों मिली? ये है कि कोई एक बीज अगर उन्नत है तो उस उन्नत बीज के लिए 4 चीजें संसाधन की जरूरत पड़ती है: मिट्टी, पानी, जल और वातावरण। मिट्टी पानी हमारे माँ बाप होते हैं, सपोर्ट जो होता है वो हमारे भाई बहन और परिवार होते हैं और वातावरण आस पड़ोस और सामाजिक संरचना होती है। इन चारों में से कोई एक चीज अगर कम रह जाए तो पौधा विकसित नहीं होता। तो पौधा अगर हम विकसित हुए, हम अपने को मान रहे हैं कि हम सफल हुए, तो एज ए मानव सफल हुए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। मानव के रूप में सफल होने के लिए हम माँ बाप का कर्ज तो लौटा देते हैं, बहुत हद तक कुछ बच्चे अपने भाई बहनों का भी कर्ज लौटाते हैं, लेकिन वातावरण का कर्ज लोग लौटा नहीं पाते हैं। इस वातावरण के कर्ज को लौटा जो दिया वही मानव का जीवन अपना सफल किया। और आज मैं रिटायर्ड होने के बाद अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद बाल बच्चों को जो प्रकृति अनुसार बाल बच्चों का देख रेख करना था, अपने जैसा बनाना था, बनाया। और मैं जब फ्री हुआ अपनी जिम्मेवारियों से, माँ बाप के कर्ज से मुक्त हुआ, भाई बहनों के कर्ज से मुक्त हुआ, तो आज मैं शुद्ध वातावरण के कर्ज को लौटाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और इसमें मेरा उद्देश्य हुआ कि मैं कम से कम 100 साल तक इस धरती पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के रहूंगा। और यही मेरा संदेश है। नेवर से, कभी मत कहिए कि मैं 70-80 साल के बाद पका हुआ आम हूं, अब टपकने वाला हूं। जी नहीं, अगर कर्जदार होकर के इस संसार से जा रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। इस कर्ज को यहीं इसी धरती पर आपको दे के जाना है, अपने समाज को लौटा करके जाना है और तब यहां से प्रस्थान कीजिए और स्वस्थ शरीर के लेकर जाइए। जी, आपने जैसे कहा कि हाँ, हमें एकदम जीविका से जीना है, अपने जीवन में उत्साह रखना है, अपने अंदर संकल्प रखना है कि हमें स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, 100 साल की लंबी आयु को देखना है, अपने आप को बेकार और पके हुए आम की तरह से आपने तुलना किया, इससे नहीं तुलना करना है। तो आप ये बताइए कि ये इसमें इस जीवन में हमें फायदा योग से कैसे मिलेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न। योग बहुत ही आज दिशा भ्रमित हैं लोग। योग में आज की डेट में बहुत से गुरु पैदा हो गए जिनको पूर्ण जानकारी न अपने शरीर की है, न मन स्थिति की है, और योग की संरचना भी बहुत ढंग से अलग अलग दो है। योग का सिंपल मीनिंग है कि हमारे शरीर 63 ट्रिलियन जीव, 1 ट्रिलियन का मतलब 1 पर 12 शून्य, इतनी गिनती गिनते गिनते थक जाएंगे। इतने जीव हमारे शरीर में सब जीवित प्राणी हैं, सब सेल्स हैं, और इन सेल का भरण पोषण करने वाला जब हम बन जाते हैं, इनका प्रबंधन हाथ में ले लेते हैं, तब हम उस जीवों के साथ जुड़ जाते हैं। ये योग है। हम जो कोई भी इस शरीर में है, हमको अपने 63 ट्रिलियन जीव के साथ जोड़ लेना है और जोड़ करके ही हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये शरीर हमारा पूर्णतः हमारा साथ देगा और हम जो उद्देश्य जीवन में लेकर के चले हैं उसको सफल करेगा। तो योग का मतलब हुआ अपने ही शरीर के जीवित सेलों के साथ जुड़ जाना। अच्छा, तो इसके लिए एक सामान्य जीवन में, जैसे आपने कहा कि मैं अभी रिटायर्ड हो गया हूं और इसमें जुड़ा हुआ हूं, एक कार्यकारी जीवन जिसको
तो कहते हैं कि काम प्रोडक्टिवेशन भी करना है, घर में भी खर्च देना है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, या अपने नौकरी चाकरी पेशा में जाना है। तो ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति कैसे करे जीवन को अपने बैलेंस कि वो स्वस्थ और प्रसन्न रहे? सर पहले तो मैं रिटायर्ड का डेफिनेशन आपका थोड़ा सा ही बता दूं लोगों को। रिटायर्ड जो कह रहे हैं कि हम सेवा मुक्त नहीं थे। हम जिस समय नौकरी में थे उस समय हम अपने स्किल को बेच रहे थे। सेवा मुक्त तब कहा जाएगा जब हम सबका कर्ज वापस कर दें। तो सेवा मुक्त मैं नहीं हुआ, अब मैं सेवा में हूं। पहले मैं अपना बनियागिरी करता था, अपने आप को बेचता था, अपने स्किल को बेचता था, उसके बदले में सैलरी लेता था। आज मैं वाकई अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मैं आया हूं, और ये योग क्रिया जो सिखा रहा हूं, ये लोगों को बता रहा हूं, मैं संदेश जो पहुंचा रहा हूं, और उसमें एक सिंपल लाइन है, बी ए मैनेजर ऑफ एवरी सिचुएशन इंक्लूडिंग योर बॉडी, नॉट ट्रीट योर सेल्फ एज ओनर ऑफ योर बॉडी। मीन्स अर्थात अपने स्व शरीर के प्रबंधक बनिए, और प्रबंधक बन के अपने शरीर को मेंटेन कीजिए, ताकि आप इस समाज में जो कुछ भी आप लिए हैं उसको वापस दें। आपने आपके पड़ोस में चाचा जी थे, उनको देख करके कभी दारू का बोतल मुंह से गिर गया था, कभी किसी मामा जी को देख करके सिगरेट पी रहे थे, वो गिर गया था। तो ये सब इनडायरेक्टली हमको कहीं ना कहीं बनाने में अपने कैरियर को सपोर्ट किए थे, और इससे मैं अपने कार्यकारी जीवन में माँ बाप भाई बहन सबका कर्ज उतारे। आज मैं समाज का कर्ज उतारने आया हूं, और मेरा संदेश यही है कि अपने शरीर का, अपने वातावरण का मैनेजर बनिए, मालिक नहीं। क्योंकि मैनेजर कोई भी लॉस में प्रबंधन खोजता है, और मालिक छाती पीटता है कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, और वो डिप्रेस्ड है। जी, तो ये बड़ी अच्छी आपने बात। योग हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा टूल है या माध्यम है शरीर के स्वस्थता के लिए। तो योग करने में जो छोटी छोटी बातें हैं जो एक सामान्य आदमी को ध्यान रखना चाहिए, क्या बातें हैं वो? खाता कौन है? अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मैं भोजन कर रहा हूं, तो मैं कौन और किसके लिए भोजन कर रहा हूं? मैं कौन, मैं भोजन कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये भोजन जो है डाइजेशन सिस्टम से गुजर करके ये न्यूट्रिएशन जो है वो ब्लड में जाके मिल जाता है, और ब्लड उस न्यूट्रिएशन को कैरी करके हर सेल के पास ले जाता है। वहां पर हम जो श्वास लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं श्वास प्रश्वास क्रिया, और ये सब प्राणायाम और ये नाम दे रहे हैं, ये श्वास से ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर के ब्लड में वहां तक जाता है सेल के पास, और वो जो न्यूट्रिएशन उसको कुक करता है, पकाता है, तब वहां से ग्लूकोज निकलता है और सेल का भोजन हो। तो सिंपल सा बात है, हम जो खा रहे हैं 1963 ट्रिलियन के चलते खा रहे हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं दैट इज ए कुकिंग गैस, वो भोजन पकाने का गैस है। अगर हम श्वास उल्टा पलटा लेंगे तो हमारा भोजन नहीं पकेगा, लेकिन न्यूट्रिएशन जो है उल्टा पलटा जाकर के एक्युमुलेट होगा, और हमारा शरीर जो होगा, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। और इसका सबसे ज्यादा एक जरूरी क्या है, 20% अकेला हमारा ब्रेन ले लेते। तो अगर खाना ब्रेन को कम मिलेगा तो हम शारीरिक स्तर से तो जाएंगे ही, मानसिक स्तर से भी निम्तर होते जाएंगे। तो अगर हम श्वास पर भरपूर श्वास लें, यानी कुकिंग गैस हम अपने किचन को भरपूर सप्लाई करें, और भोजन जो है वो अगर हम बढ़िया खाएं, बढ़िया खाने का मतलब जो शरीर का प्रकृति और वातावरण है उसके अनुसार भोजन खाएं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम भोजन जो करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से अप्रूवल लेकर के करते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, इनसे लेकर के जो हमको देखने में अच्छा लगता है, जो हमको सुनने में अच्छा लगा, जिसका टेस्ट अच्छा है, जिसका सुगंध अच्छा है, वो भोजन करते हैं, न कि जो शरीर की प्रकृति है। इसलिए हम शरीर में बीमार पड़ते हैं और अर्ली हम अपने मौत को बुला लेते हैं। अगर हम शरीर के प्रकृति के अनुसार भोजन करें, जैसे आपको एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, मांसाहारी जीव हम नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन है 24 फीट 23 से 24 फीट लंबा। ये मांस जो खाएंगे तो 72 घंटा में इनलेट से आउटलेट तक होगा। तो ये 72 घंटा में मांस का फर्मेंटेशन ज्यादा होगा, सड़ जाएगा, और विषाक्त होकर के हमें एसिडिटी, जलन, अल्सर इस सब की बीमारी देगा। तो मांस अगर हम खाते हैं तो हम अर्ली डेथ के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। तो हमें खाना खाना है शाकाहारी, जिसके लिए हमारा शरीर बना हुआ है और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं। हम लोग नकल कर रहे हैं यूरोपियन को, यूरोपियन का वातावरण ठंड का वातावरण है, वो उनके लिए वो भोजन ठीक है, हमारे लिए नहीं।
जी। अच्छा, ये तो छोटी सी बात हुई कि हाँ भोजन का कौन सा स्वरूप होगा, क्या होगा। हमारे जीवन में योग बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के लिए आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि आप श्रम जगत से बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। श्रमिकों के लिए आपका संदेश। श्रमिकों का मेरा संदेश है कि श्री हनुमंत के आचरण को अपनाइए, न कि श्री हनुमंत के फोटो और मूर्ति को। श्री हनुमंत का आचरण क्या था? एक श्रमिक होने के नाते उन्होंने श्री राम के सामने अपने को प्रस्तुत किया और श्री राम ने केवल एक आदेश दिया, मेरी पत्नी खो गई है, ढूंढ करके लाओ। और श्री हनुमंत ने क्या किया? केवल पत्नी नहीं ढूंढा, कहां है पत्नी। जब वो पत्नी से मिलने गए हैं तो देखे हैं कि ये फ्रस्ट्रेटेड महिला तारा से आग मांग रही है, वृक्ष से आग मांग रही है और सुसाइड करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो रावण की शक्ति देख रही थी, राम की शक्ति उसके परोक्ष में चला गया। तो सुसाइडल एटीट्यूड में तो हनुमंत जी ने क्या सोचा, हम तो जाकर के श्री राम को बता देंगे कि लंका में पड़ी हुई है जानकी, लेकिन जानकी जब बचेंगी तब तो श्री राम आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? उन्होंने अपने स्वबुद्धि विवेक से डिसाइड किया कि पहले इनको ढांढस बताना। और ढांढस बनाने के लिए क्या किए? जो छुप करके गए थे माँ जानकी के सामने अपने को साक्षात स्वरूप किया। और माँ जानकी ने जब शक किया कि तुम बंदर तुम क्या करोगे, तो अपना विकराल रूप दिखाया। उसके बावजूद भी माँ जानकी को जब नहीं आया विश्वास तो क्या किए? जाकर के राड ठान करके लंकापति रावण के पुत्र को मारा, ताकि हमारी पेशी हो उच्च कोट में। और रावण के दरबार में उनकी पेशी होती है। रावण के दरबार में जाते हैं तो वहां केवल इतना ही नहीं, क्षमा मांग करके नहीं आते हैं, पूरे लंका को जला करके भागने की जगह पर फिर जानकी के पास जाते हैं। कहते हैं माँ देख, तेरे राम का एक दूत लंका जला के जा रहा है, तो राम की शक्ति पर विश्वास रख, राम आएंगे और तुमको लेकर के जाएंगे। इस रावण का दहन जब उनका दूत कर सकता है तो लंकापति रावण तुम्हारे स्वामी के सामने क्या है। और वहां से ऐसे भी नहीं लौटते हैं, कहते हैं एक निशानी दो, अदरवाइज वहां जाएंगे तो कहेगा लोग बात बना रहा है। तो वहां से एक निशानी लेकर के आते हैं और आने के बाद श्रमिक के रूप में जब आते हैं, सेवक के रूप में आते हैं, तो सीधा राम के पास नहीं जाते हैं, वो हायरार्की फॉलो करते हैं। पहले अंगद को बताते हैं, अंगद जामवंत को बताते हैं, जामवंत श्री राम को बताते हैं कि ऐसा हुआ। तब इस हायरार्की को जो करे और जो हनुमंत की सेवक भावना को लेकर के अगर जीवन में उतार के चल रहा है तो हनुमान का सच्चा पुजारी वही है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो सच्चा हनुमान होगा और सच्चा श्रमिक होगा। जी नहीं, श्रमिकों के लिए तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, मोटिवेशनल स्टोरी का एक पार्ट हो गया। लेकिन हमें सामान्य जीवन में एक श्रमिक के रूप में, मान लीजिए जैसे कोल इंडिया में कोई काम कर रहा है, कोई सामान्य मजदूर है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई श्रम मोटिया वाला काम कर रहा है, तो उनके लिए सामान्य जीवन में क्या बेहतरी के लिए कैसे उनको क्या करना चाहिए कि उनका जीवन सामान्य रूप से अच्छा हो सके? स्व शरीर के लिए, चाहे वो श्रमिक हो, प्रबंधक हो, कार्यकर्ता हो, कहीं के एजुकेशन में हो, स्व शरीर के लिए आपको आधा घंटा निकालना होगा। उसका नाम दीजिए मी टाइम। 24 घंटा में हाफ एन आवर आपका मी टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपकी इस धरती पर एग्जिस्टेंस जो है आपके शरीर के रूप में ही है। शरीर नहीं तो आप नहीं, फिर आपका सब कर्म खत्म है। तो शरीर को जिंदा रखने के लिए कम से कम आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा में 3 काम उपयोगी आपको करना है। इस शरीर में बाकी सारे काम ऑटोमेटिक है। 3 काम में क्या है? भोजन, और दूसरा श्वसन, श्वास प्रश्वास, और तीसरा विचार। 2 चीज जो है भोजन और श्वास प्रश्वास में इनलेट है तो आउटलेट भी है। जो अगर गंदा लेंगे तो निकल भी जाएगा, भले उसका विषाक्त कुछ गलत कर दे, लेकिन दिमाग जो है इसमें जो घुसेगा मृत्यु पर्यंत नहीं निकलेगा। तो ये जो एक ऐसा डस्टबिन है कि इसमें आउटलेट ही नहीं है। इसमें अगर गंदे जगह में बैठेंगे, गंदे वातावरण में रहेंगे, गंदे विचारों में रहेंगे, तो आप गंदगी से परिपूर्ण हो जाएंगे और आप फिर कभी स्वच्छता की ओर लौट नहीं सकते हैं। भोजन उत्तम कीजिए, श्वास उत्तम कीजिए, जो रिक्वायर्ड श्वास है वो लीजिए, और विचारों से अपने संगत को ठीक कीजिए। जैसी संगत वैसी रंगत, तो इससे बचिए। दूसरा, श्रमिक अक्सर डस्टी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं, और डस्टी एटमॉस्फेयर में हमारी शरीर म्यूकस ज्यादा बनाने लगता। सर्दी होती है, सर्दी होने पर तुरंत हम मेडिसिन के लिए चले जाते हैं, दवाई खाते हैं। ये म्यूकस केवल नाक में नहीं है, ये म्यूकस गला में है, और हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम में ये म्यूकस भरा हुआ है। अगर वो म्यूकस कम हो जाएगा, सूख जाएगा, तो हमारे शरीर में स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड
निकलता है वो जला देगा, वो अल्सर कर देगा, वो गैस क्रिएट कर देगा। तो सर्दी को रोकिए मत। सर्दी को पैरासिम्पैथेटिक श्वसन क्रिया से यानी चंद्रभेदी प्राणायाम से लगातार करते हुए आप अगर 30 बार दिन भर में 3 बार करते हैं, बाईं से श्वास लीजिए, दाहिनी नासिका को बंद कर दीजिए और बाईं से श्वास लीजिए गहरा, छोड़िए गहरा, लेने से छोड़ने में दूना समय लगे। और अगर ये 30 बार 3 दिन करते हैं तो निश्चित जानिए पहले ही दिन आपकी सर्दी ठीक हो जाए। तो जो प्राकृतिक रूप से ठीक होगी तो आपके म्यूकस को सुखाएगा नहीं और उसका गलत असर आपको नहीं पड़ेगा। तो श्रमिकों के लिए मेरा पूरा संदेश यही है कि पहले अपने विचार को ठीक रखिए, संगत ठीक रखिए और ये रखिए कि हम जहां पर हैं आभार प्रदर्शित कीजिए कि मेरे को जहां से भोजन पानी मिल रहा है, जो मेरा आय का साधन है, उसमें चीट न करें, उसमें धोखा न करें। तो विचारों के लिए कुसंगति से बचिए और दूसरा अपने आप को सही श्वसन लीजिए, सही भोजन कीजिए, शरीर भी ठीक, दिमाग भी ठीक और आप संसार के लिए समान। बहुत अच्छी बात आपने कहा आर.के. सिन्हा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, श्रमिकों को भी आपने उत्साहवर्धन किया, बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई, कुछ हमारे श्रोता भी सुनेंगे, कुछ पहले से भी जानते हैं, कुछ और अच्छा परिमार्जन कर पाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आप हमारे श्रोता बहुत फायदेमंद रहेंगे। सर मैं एक लाइन और जोड़ दूंगा। जी हाँ, बोलिए। मैं ये एक लाइन जोड़ूंगा, इन सब चीजों को देखते हुए जब मैंने योग की दुनिया में कदम रखा तो मुझे बहुत सी चीज भ्रमित दिखाई दी और इन भ्रमित चीज से बाहर निकलने के लिए मैंने कुंडलिनी जागरण, श्वसन प्रक्रिया और भोजन प्रक्रिया सब पर जब रिसर्च किया एक इंजीनियर के रूप में लॉजिकली, तो मैंने पाया कि बहुत से भ्रम फैले हुए हैं। तो श्वास लेने का तरीका मैंने यही बताया, डीप लीजिए, डीप छोड़िए। लोग कहते हैं पेट में सांस आएगा, पेट में श्वास नहीं आता है, श्वास केवल लंग्स में आता है। लंग्स जो है डायफ्राम को पुश करता है, डायफ्राम पेट को फुला देता है, लंग्स में ही श्वास आता है। नंबर 1 तो पूर्ण श्वास लीजिए, पूर्ण छोड़िए ताकि कुकिंग गैस पूरा मिले। दूसरा चीज है, मैंने इसी को खोज करके मैंने एक संकलित रूप दिया इंजीनियर्स योग, और वो दैट इज लॉजिकल योग, तर्क बुद्धि से योग। और इसके लिए मेरा YouTube चैनल है, उसमें आइए, योगा YOGA योगा BY एक में लिख करके SINHA सिन्हा मास्टर ऑफ जुगाड़, उसमें जुड़िए, उसमें बहुत से मेरा किया हुआ है, उसको देखिए और लाभान्वित होइए। अच्छा, अब चलते चलते एक चीज और बता दीजिए, श्रमिकों में नशा पान की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। काम दिन भर करेंगे, पैसा मिला, नहीं पिएंगे तो कल कैसे काम करेंगे। हकीकत जो मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी की। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं या लोगों को आप क्या कहना चाहें? सर मैंने जैसा कहा कि जो बुद्धि है ये जैसा संस्कार पाता है, जैसा संगत पाता है, उसी के अनुसार होता है। और जो एक बार इसमें घुस गया वो जीवन पर्यंत नहीं निकलता है। मेरा एक स्ट्रेट वे कहना है, मुझे माँ बाप या हमारे समकक्ष लोग हैं क्षमा करेंगे, नालायक उसका सामाजिक वातावरण होता है जिसने उस पर रोक नहीं लगाई। अगर ये रोक लगावे और उस बच्चे को समझाया जाए कि अच्छी संगत में रहो, मानसिक विकार से दूर रहो, अपने शरीर पर ध्यान रहो। सिन्हा साहब, और आपको हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता बहुत लाभ उठाएंगे और आपकी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी बातों से जीवन को सफल बनाएंगे। कुमार साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोतागण को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, प्लीज प्लीज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मानसिक स्तर को शुद्ध करें, उसके बाद दूसरा भोजन को शुद्ध करें। धन्यवाद।